नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यूफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान में जो ब्रिटिशर्स द्वारा पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण एक्ट हैं, अधिनियम हैं, उनके विषय में आज की क्लास में हम बात करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पारित अधिनियम। आज हम देखेंगे कि 1858 के पहले यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 हुआ, उसके पहले तक कंपनी का शासन चलता था। उसके बाद में ब्रिटिश संसद का शासन चलने लगा था। तो 1857 तक कौन कौन से एक्ट अधिनियम पारित किए गए उनको देखेंगे। कल की क्लास में हम 1857 के बाद के अधिनियमों को देखेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पारित अधिनियम के विषय में। बात करते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। 1773 का विनियमन अधिनियम का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन को अपने हाथ में लेना था। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में दखल और केंद्रीय प्रशासन पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण की दिशा में पहला कदम बढ़ाया था। ठीक है। 1773 से लेकर 1853 तक शासन का केंद्रीय कारण हुआ था। अब देखिए 1853 क्यों हुआ था, क्योंकि ये जो 20 साल में अधिनियम पारित किया जाता था, तो ये 1853 में पारित हुआ। उसके बाद में 1857 में क्रांति हो गई, तो कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। तो ये अधिनियम जो 20 साल में आगे बढ़ाए जाते थे, उनको समाप्त कर दिया गया। इसके बाद में 1858 में महारानी का शासन प्रारंभ हुआ, तो वो फिर अलग अधिनियम बनेंगे, तो उनको फिर हम अलग देखेंगे। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड नॉर्थ थे। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि किस एक्ट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यप्रणाली परिषद का गठन किया गया। ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, जो गवर्नर से गवर्नर जनरल बने। इस अधिनियम ने मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। ठीक है। उस समय 3 प्रेसिडेंसियां थी, मुंबई, मद्रास और बंगाल। तो हुआ क्या कि मुंबई और मद्रास का जो प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल के अधीन हो गई। ठीक है। बंगाल सुप्रीम था उस समय। इस अधिनियम ने कोलकाता 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यानी 1773 के अधिनियम से ही 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया था। इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। इस अधिनियम ने कंपनी की कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, भारतीय लोगों से उपहार लेने और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था। अब बात करेंगे 1781 का संशोधन अधिनियम। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को ठीक करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। इस कानून द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें क्या व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों का मामला तय करेंगे। ठीक है। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। कंपनी तथा सेवकों को भी उनके कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से भी मुक्त कर दिया गया। इसके बाद में आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या हुआ कि इस अधिनियम ने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच में अंतर स्पष्ट कर दिया। ठीक है। इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वाणिज्यिक मुद्दों का प्रबंधन करने की अनुमति तो दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। यानी एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों संस्थाएं अलग अलग कर दी गई। इस प्रकार इस अधिनियम में दोहरी सरकार की भी व्यवस्था कर दी गई। इसके बाद में क्या हुआ कि 1784 के जो
इंडिया आया था, एक्ट आया था 84 की पिट्स इंडिया, ये फाइट्स नहीं है, पिट्स है। पिट्स इंडिया एक्ट से मद्रास और मुंबई में गवर्नर की परिषद स्थापित कर दी गई। ठीक है, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यता को हटाकर 3 सदस्यों तक ही कर दिया गया। इस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विलियम पिट्स थे। इस याद रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय आया? तो प्रधानमंत्री विलियम पिट्स थे। अब आया 1786 का अधिनियम। 1786 के अधिनियम में क्या था? तो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें रखी। क्या रखी? एक तो उसका ये था कि उसे विशेष मामलों में अपने काउंसिल के निर्णय को अभिवादी करने अथवा न मानने का अधिकार हो, और उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का भी पद दिया जाए। ये 2 शर्तें उसने रखी। इस प्रकार 1786 के अधिनियम के माध्यम से लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अधिकार के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला प्रभावी शासन बनाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पूरे पॉइंट। इसके बाद में क्या हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भूमि, न्यायपालिका और प्रशासनिक सुधारों की स्थापना करने और ब्रिटिश सेना और प्रशासन को पुनर्गठित करने के लिए जाना जाता है। यानी प्रशासनिक में सुधार, भूमि सुधार, इसके लिए किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। इसने बहुत अच्छे कार्य किए थे उस समय। 1793 का चार्टर अधिनियम क्या था? तो इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। अब गवर्नर जनरल कहाँ होता था? तो ये बंगाल में होता था, और मुंबई और मद्रास ये इसके अधीन काम करते थे। तो इन पर और नियंत्रण बढ़ा दिया किसने? 1793 के अधिनियम ने। इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया, और यही 1793 से ही 20-20 वर्ष का अधिनियम बढ़ता गया। इसके बाद में आएगा 1813, फिर 33, फिर 53। ठीक है, तो ये 4 और आएंगे। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा कर्मचारियों को भारतीय राज्य से ही भुगतान किया जाएगा। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, और शर्तें उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। इसके बाद में क्या आया? चार्टर कानून 1813 आया। क्यों आया? क्योंकि 20-20 का बढ़ेगा। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एक अधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार में एकाधिकार चल रहा था, 1813 के अधिनियम में उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और इस एकाधिकार को समाप्त करने के बाद में क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया यानी जो ब्रिटेन में और भी जो कंपनियां थी, अगर वो यहाँ भारत में व्यापार करना चाहे तो उन्हें भी व्यापार का मौका दिया जाएगा। ऐसा इस 1813 के कानून में पारित किया गया। लेकिन इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार के कंपनी के एकाधिकार को बरकरार रखा। यानी चाय और चीन 2 जगह के चाय का व्यापार, भारत में जो चाय का व्यापार होता था, और चीन के साथ जो व्यापार ब्रिटेन का होता था, वो ब्रिटेन में इन दोनों में एकाधिकार रहेगा, ये बरकरार रखा। लेकिन बाकी जो कपड़े का व्यापार होता था, अफीम का व्यापार होता था, मसालों का व्यापार होता था, इन सभी में एकाधिकार को समाप्त कर दिया। लेकिन चाय और चीन यानी चाची वाले व्यापार में चाय, चीन, इनके व्यापार को में एकाधिकार को जारी रखा। इसने ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दे दी। क्यों दे दी? ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इसने भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के निवासियों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए प्रावधान किया। आपने पढ़ा होगा मैकाले की शिक्षा पद्धति जो 1813 में से ही लागू हुई थी। इसके लिए 1 लाख अलग से व्यय करने का निर्णय लिया गया। यह शिक्षा हेतु सरकार की जिम्मेदारी के सिद्धांत को स्वीकार करने की दिशा में पहला कदम था। ये ऐसा नहीं था जो ये 1 लाख रुपए शिक्षा में व्यय करेंगे, इसका ये मतलब नहीं था कि भारतीय शिक्षित हो जाए, बल्कि भारतीयों को इतना शिक्षित कर दो कि अंग्रेजों को काम करवाने के लिए ब्रिटेन से अधिकारी या छोटे मोटे कर्मचारी न बुलाना पड़े, इतने शिक्षित हो जाए भारतीय। इसीलिए मैकाले ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा की जो पद्धतियां बताई, शिक्षा के जो रूल बताए, उसमें सिर्फ ये था कि यहाँ पर बाबुओं को तैयार करना, यानी जो अंग्रेजी सेना में, अंग्रेजी प्रशासन में, अंग्रेजी व्यापार में
कार्य संभाल सके, इस तरह से उनको थोड़ी बहुत शिक्षा दे दी जाए। अब आता है 1813 के बाद में 1833 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे जिनको गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो वो कौन थे? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ? इस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतिस्पर्धा की एक प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया। हालांकि निदेशक मंडल के विरोध के बाद इस प्रावधान को जानकारी दिया गया। यह ब्रिटिश भारत में केंद्रीयकरण की दिशा में अंतिम कदम था। भारत के लिए एक केंद्रीय विधायिका की शुरुआत हुई क्योंकि इस अधिनियम ने मुंबई और मद्रास के राज्यपालों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया था। पहली बार गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार और उसकी परिषद को भारत परिषद के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद में गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था क्योंकि 1813 से मैकाले का हस्तक्षेप हो गया था। भारतीय कानून के समेकन के लिए इस अधिनियम के तहत विधि आयोग की भी स्थापना की गई। तो कब की गई? तो 1833 के अधिनियम में की गई। याद रखिएगा, विधि आयोग की स्थापना। अब आता है 1853 का चार्टर एक्ट। दोस्तों 1853 का जो चार्टर एक्ट था, इसने कंपनी के शासन का विस्तार किया और इस ब्रिटिश क्राउन के भरोसे पर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति दे दी। 1853 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें कई ऐसे प्रावधान थे जिसने 1857 की क्रांति में आहुति का काम किया, क्योंकि जैसे कि भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करना। इस अधिनियम ने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता एवं व्यवस्था को आरंभ कर दिया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। 1854 में एक वुड डिस्पैच होता है, उसमें भी शिक्षा के लिए काफ़ी कुछ किया गया है। वुड डिस्पैच हम आपको अलग से बता देंगे। अगर आपको वुड डिस्पैच, सैडलर आयोग, इनके विषय में पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करिएगा, उसका मैं अलग से वीडियो आपको दे दूंगी। इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल परिषद के विधायक एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए जिसे विधान परिषद के रूप में भी जाना जाता है। इसका मतलब है कि इसने एक अलग अलग गवर्नर जनरल विधान परिषद बनाई, जैसे कि भारतीय विधान परिषद के रूप में जाना जाने लगा। इसने का मतलब कि 1853 का जो एक्ट आया इसने पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। गवर्नर जनरल की परिषद के 6 नए विधायी सदस्यों में से 4 सदस्य मुंबई, मद्रास, बंगाल और आगरा की स्थानीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए थे। निदेशक मंडल की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। किस अधिनियम में कर दी गई? तो 1853 के अधिनियम में कर दी गई, याद रखिएगा, जिसमें से 6 लोगों को ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित किया जाता था। इन 18 में से 6 जो थे वो ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित किए जाते थे। अब आता है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो ये 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है, ये आपका हम कल की क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये 1857 की जो क्रांति हुई उससे ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। ब्रिटिश शासन का अंत नहीं हुआ, जो कंपनी थी, कंपनी का शासन खत्म हो गया और महारानी का शासन चलने लगा। 1858 में इलाहाबाद में जब महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा गया था, उसके बाद से भारत में ब्रिटिश का शासन प्रारंभ हो गया और कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। तो अब आगे के जो आपके 1858 से अधिनियम आएंगे वो ब्रिटिश शासन द्वारा आएंगे, ना कि कंपनी द्वारा। ये जो आज के अधिनियम हमने पढ़े ये ब्रिटिश कंपनी द्वारा थे, उनको मैंने पढ़ा। कल की क्लास में 1858 यानी जो ब्रिटिश शासन के जो अधिनियम थे उनको कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों क्लास अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आपको क्लास में क्या सीखने को मिला ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।